करण बेटा अभी तक भी घर नहीं आया, रात के 12 बजने वाले हैं। तूने खाना भी खाया या नहीं? कब तक आएगा? निर्मला जी ने चिंतित स्वर में पूछा। क्या मम्मी, मैं कोई बच्चा हूँ जो मेरे पीछे पड़ी हो? दोस्तों के साथ बाहर घूमने आया हूँ, मुझे परेशान मत करो और फ़ोन रखो। मेरे पास घर की चाबी है, जब मन करेगा मैं आ जाऊँगा। करण ने एकदम से फ़ोन रख दिया। देख लिया, मैं तो पहले से ही मना कर रहा था उस नालायक को फ़ोन करने से, पर तुम हो कि मानती ही नहीं हो। वो तो तुम्हारी परवाह तक नहीं करता, हर बात पर चिल्ला देता है। बड़ा हो गया है, खुद कमाने लग गया है, तो माँ बाप की परवाह क्यों करेगा? निर्मला जी के पति रमेश जी जो सोने का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने करवट लेते हुए कहा, आप पिता हैं, आप सो सकते हैं, पर जब तक बेटा घर पर नहीं आए एक माँ को नींद कहाँ आती है? खाने की फिक्र लगी रहती है। मैंने आज उसकी पसंद की सब्जी बनाई थी, उन्होंने रुआसे होते हुए कहा। अरे जवान है, दोस्तों के साथ पार्टी में गया है तो भूखा थोड़ी ही रहेगा, कुछ ना कुछ खा लेगा। तुम सो जाओ। और वो फिर से करवट लेकर सो गए। निर्मला जी का मन बड़ा बेचैन था। इतनी मन्नतों के बाद तो घर में एक संतान हुई थी। करण को इतने प्यार से उन्होंने पाला था, उसकी हर जिद पूरी की थी और उसी वजह से शायद वो जिद्दी हो गया था। पर पता नहीं किन दोस्तों की संगत में पड़ा है कि आजकल उसकी जरा भी बात नहीं मानता है। कुछ कह दो तो भड़क जाता है, सीधे मुंह बात भी नहीं करता है। करण का ऐसा व्यवहार देखकर रमेश जी और निर्मला जी दोनों ही दुखी रहते थे। अगले दिन जब निर्मला जी की नींद खुली तो करण के कमरे में गई। करण सो रहा था। उन्होंने देखा वो जूते पहने ही पलंग पर सो गया था। अभी तो उसके ऑफिस का भी समय हो रहा है। ये सोचकर उन्होंने उसे जगाया तो वो गुस्सा हो गया। सुबह 4 बजे आया हूँ, सोने भी नहीं देते हो, मुझसे क्या काम है? वो तुझे ऑफिस जाना होगा ना, इसीलिए जगा रही हूँ, वो धीरे से बोली। बेटा, तुझे किसी चीज़ की कमी है या हमारी कोई बात बुरी लगती है? तू हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है? निर्मला जी ने प्यार से कहा। आज संडे है मम्मी, आपको इतना भी नहीं पता? आप तो घर में रात को आराम से सोई होगी। अब कमरे से बाहर जाओ और मुझे सोने दो, करण ने बेशर्मी से कहा तो निर्मला जी छोटा सा मुंह लेकर आ गईं। कमरे के बाहर रमेश जी खड़े थे, उन्होंने सब सुन लिया था। वो भी कड़वे घूंट पीकर रह गए। सुना था बेटा बहू के आते ही बदल जाता है, पर यहाँ तो अभी करण कुंवारा ही है और अभी से अपने माँ बाप की जरा भी इज्जत नहीं करता है। जब इसकी शादी हो जाएगी तो ना जाने कैसा व्यवहार करेगा। मैं तो भूल ही गई थी कि आज संडे है। फिर वो तेजी से रसोई में गई और अपने बेटे की पसंद का नाश्ता बनाने लगी। करण को फिर से उठाने गई तो वो दोबारा चिल्लाकर बोला, आपको समझ में नहीं आता है कि मुझे सोना है? और उसने गुस्से से दरवाज़ा तेजी से पटक कर बंद कर दिया। सुनो जी, हमने तो अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए थे, पर ये हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है? अपने ही बच्चे द्वारा कहे गए कड़वे बोल बर्दाश्त नहीं होते हैं। हम कोई उसके दुश्मन तो है नहीं। निर्मला जी आंखें भिगोते हुए बोली, क्या बच्चे बड़े हो जाते हैं, खुद कमाने लगे हैं तो माँ का कोई हक नहीं रह जाता है? आखिर करण हमारे साथ इतना रूखा व्यवहार क्यों करता है? शायद शादी के बाद सुधर जाए। रमेश जी ने सलाह दी तो वो निर्मला जी को भी पसंद आई। अब वो दोनों करण के लिए लड़की ढूंढने लगे। निर्मला को अपनी सहेली की बेटी आबा बहुत पसंद थी। उन्होंने रमेश जी से बात की तो वो भी राजी हो गए। आबा अच्छी पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी और सादगी से रहती थी। करण उसे बचपन से जानता ही था तो उसने हाँ करने में देर नहीं लगाई। दोनों की अच्छे से शादी हो गई। आबा के आने से सबसे ज़्यादा खुश निर्मला जी थी। उन्हें तो बहू के रूप में बेटी मिल गई थी। शादी के कुछ दिनों बाद आबा ने रसोई संभाल ली। वो निर्मला जी को अपनी सास नहीं माँ ही मानती थी। एक दिन निर्मला जी ने बच्चों के लिए मनपसंद नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा दिया। तभी करण आया और चिल्लाकर बोला, ये क्या मम्मी, हमारे आने से पहले ही नाश्ता लगा दिया और इसे ढका भी नहीं। अब तो ये ठंडा हो गया है, मैं नहीं खाऊंगा। और उसने प्लेट सरका दी। करण का ऐसा व्यवहार देखकर आबा भौचक्की रह गई। उसने अपने आप को संभाला और मुस्कुराते हुए बोली, वाह मम्मी, आपने तो बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है और अभी भी गर्म ही है। अच्छा हुआ पहले लाकर रख दिया, वरना ज़्यादा गर्म खाती तो मेरा मुंह ही जल जाता। सच में मम्मी बहुत ही टेस्टी बना है। आबा को देखकर करण ने भी चुपचाप से नाश्ता कर लिया और ये सब देखकर निर्मला जी मुस्कुरा रही थी कि आबा को घर की बहू बनाकर उन्होंने सही फैसला किया। आबा कमरे में जाकर करण को बोली, आप अपनी मम्मी को ऐसे कैसे डांट सकते हैं? वो आपकी माँ है। आप तो अपनी मम्मी की जरा भी इज्जत नहीं करते हैं, उन पर मेरे ही सामने चिल्ला रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने आपकी पसंद का नाश्ता बनाया और आपने तारीफ तक नहीं की। वो माँ है आपकी, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। आभा की बात सुनकर करण चुप हो गया। वो जब देखो मम्मी पर चिल्लाता रहता है, फिर भी मम्मी उस पर प्यार लुटाती रहती हैं। अगले दिन सुबह लाइट चली गई थी। करण को ऑफिस निकलना था और गीजर नहीं चल रहा था। वो झल्लाकर बोला, पापा आप दिन भर घर पर ही तो रहते हो, क्या पास में जाकर लाइट बिल नहीं भर सकते हो? आपके आलसीपन की वजह से मुझे परेशानी हो रही है। रिटायरमेंट के बाद वैसे भी आपको काम ही क्या है।
इतना सा तो काम कर ही सकते थे। और वो गुस्से में बिना नहाए ही तैयार होकर ऑफिस चला गया। रमेश जी चुप रह गए क्योंकि सामने आबा खड़ी थी। बहू के सामने बेटे के ऐसे व्यवहार से वो बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चले गए। आज आभा को ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। उसने मन ही मन सोचा कि आज वो करण से आकर इस बारे में बात जरूर करेगी। रात को करण घर आया, उसने खाना खाया और कमरे में चला गया। कमरे में आभा ने उससे बात नहीं की। क्या हुआ, मुझसे नाराज हो क्या? मैंने कुछ कर दिया है? तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? करण ने उसे मनाते हुए पूछा। करण, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम अपने मम्मी पापा को डांट देते हो और उन पर तेज चिल्लाते हो। तुम्हारे मम्मी पापा हैं वो। बचपन में तुमने भी कई गलतियां की होगी तो तुम्हें भी उन्होंने प्यार से समझाया होगा और तुम हो कि उनसे प्यार से कभी बात नहीं करते हो, उनका जरा भी सम्मान नहीं करते हो। मुझे तुम्हारा ये व्यवहार पसंद नहीं है। उनका दिल दुखता होगा, उनके दर्द का तुम्हें एहसास भी नहीं है। तुम्हें तो बस चिल्लाना आता है। आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए हो, पर तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाने वाले तुम्हारे मम्मी पापा ही हैं। आभा की बात सुनकर करण वादा करता है कि वो अब इस तरह नहीं चिल्लाएगा। अगले दिन करण ऑफिस से आता है और आभा सबके लिए चाय बना लेती है। करण अपने कमरे में जाकर टीवी ऑन करके चाय वहीं पर लाने को कहता है, पर आभा कहती है कि बाहर बालकनी में आ जाइए, सब लोग बैठकर साथ में ही चाय पियेंगे। आज बड़े दिनों बाद करण ने अपने मम्मी पापा के साथ में बैठकर चाय पी और उन्होंने आभा को करण के बचपन के किस्से भी सुनाए तो सब साथ में हंसने लगे। आभा भी यही चाहती थी कि करण उनके साथ जिस तरह प्यार से पेश आते हैं वो ही प्यार और अपनापन वो अपने मम्मी पापा को भी दें। कल संडे है और कल आभा और मैं मूवी देखने जा रहे हैं। मैंने टिकट बुक करवा ली है, करण ने कहा। करण, ये तो पारिवारिक फिल्म है, क्यों ना हम मम्मी पापा को भी साथ लेकर चलें? तुम 2 टिकट और बुक करा लो। जब से शादी होकर आई हूँ हम सब साथ में कहीं घूमने नहीं गए। कल मूवी देखेंगे और साथ में बाहर डिनर भी करेंगे। आभा ने सबको कह दिया। निर्मला जी और रमेश जी दोनों काफ़ी खुश थे क्योंकि उनकी बहू उनके घर में ही नहीं उनके चेहरे पर भी खुशियां लेकर आई है। अब पहले से घर का माहौल अच्छा रहने लगा है। करण भी शाम की चाय उनके साथ लेने लगा है और पहले की तरह अब करण चिल्लाता भी नहीं है। कमरे में आकर करण गुस्सा करता है। अच्छे भले हम दोनों डेट पर जा रहे थे, बीच में मम्मी पापा को साथ ले जाने की क्या जरूरत है? वो लोग साथ होंगे तो हम कैसे मजे करेंगे? आभा करण की बात सुनती है और उसे कहती है, करण, हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं। हमने हर शनिवार और रविवार को बाहर खाना खाया है, खूब मूवी देखी है और एक मूवी हम मम्मी पापा के साथ देख लेंगे तो उन्हें भी खुशी होगी। तुम्हें याद है बचपन में जब तुम छोटे थे मम्मी पापा तुम्हें साथ ना ले जाकर कभी तुम्हें घर पर अकेला छोड़ गए हो? उन्होंने तो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा अपने साथ ही रखा। फिर उनकी भी तो इच्छा होती होगी कि वो तुम्हारे साथ घूमे और शॉपिंग करें। करण, एक उम्र के बाद बचपन फिर से हावी होने लगता है। वो ही खाने के लिए घूमने के लिए मन मचलने लगता है। मम्मी पापा की अब यही उम्र आ गई है, हमें उनका ध्यान रखना होगा। ठीक है, तुम हर जगह भाषण मत दिया करो। क्या दिन भर मम्मी पापा करती रहती हो? उन्होंने किया जो किया, क्या जिंदगी भर उनका एहसान जताते रहेंगे? करण ने तेज आवाज में कहा। मैं कल ही दूसरे शहर के लिए नौकरी के लिए हाँ कर देता हूँ ताकि हम दोनों अपनी मर्जी से जी सके, करण ने कहा और सो गया। सुबह उठा तो देखा आभा नहीं नजर आ रही थी। वो घर छोड़कर चली गई। निर्मला जी ने बताया तो उसके होश उड़ गए। उसने फटाफट फोन लगाया। आभा, तुम घर छोड़कर क्यों चली गई? करण, मैं बचपन से अंकल आंटी जी का सम्मान करती आ रही हूँ और अब तो उन्होंने मेरे मम्मी पापा की जगह ले ली है। मैं ना उनका अपमान देख सकती हूँ और ना उनसे दूर रह सकती हूँ। तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, लेकिन मैं तो यहीं पर रहूँगी। करण, तुम कितने किस्मत वाले हो, तुम्हारे ऊपर मम्मी पापा का साया है जो तुम्हें हर तकलीफ से बचाकर रखता है। मम्मी पापा तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, बस थोड़ा प्यार से बात कर लो, थोड़ी देर उनके साथ बैठकर सुख दुख की बातें कर लो। मुझे बहुत दुख होता है कि मुझे एक बेटे को याद दिलाना पड़ रहा है कि उसका क्या फ़र्ज है। कल को हमारे बच्चे होंगे और वो बड़े होंगे, वो तुमसे क्या सीखेंगे? वो अपने पापा को अपने दादा दादी का अपमान करते देखेंगे तो वो भी हमारे साथ यही व्यवहार करेंगे। आभा, मुझे माफ़ कर दो, तुमने एक बहू होकर बेटे को सही राह दिखाई है। सास ससुर से लड़कर अलग होने के लिए बहू घर छोड़कर जाती है, पर तुमने तो सास ससुर के साथ रहने के लिए घर छोड़ा है ताकि पति को सही राह पर ला सको। करण आभा को उसके मायके जाकर ले आता है। निर्मला जी और रमेश जी अपनी बहू को धन्यवाद देते हैं। बहू, तूने मेरे और बेटे को सुधार दिया। आभा उनसे हाथ जोड़कर कहती है, मम्मी पापा आप हमेशा साथ में ही रहना। घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो उनका आशीर्वाद मिलता जो हर दुख तकलीफ में हमें बचाकर रखेगा। माँ बाप से अलग रहकर कोई सुखी नहीं रह पाया है।
घर में मम्मी पापा का भी होना बहुत ज़रूरी है। परिवार तो उसी से पूरा होता है। अपनी पत्नी आबा के मुंह से अपनी मम्मी पापा के लिए इतनी अच्छी बातें सुनकर करण भी शर्मिंदा हो रहा था। आज उसने भी मान लिया कि आबा सचमुच इस घर में सुख और समृद्धि की ज्योति बनकर आई है, जो पूरे परिवार को जोड़कर रखना चाहती है। दोस्तों, हर बार बहू ही गलत नहीं होती है। कई बार बेटे भी अपने फर्ज को भुला देते हैं, जिसे बहू याद दिलाकर बेटों को सही रास्ते पर लाती है और बेटों को सुधार देती है। आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।